हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जियोमेट्री के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मैं पंकज वैष्णव आप सभी के साथ हूं एक बार फिर से डेली करंट अफेयर के नए क्वेश्चन लेकर। यहां पर आज है मंडे और हम 12 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और पहला क्वेश्चन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम्स में एसएससी में हमने ये क्वेश्चन काफी बार देखा है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज की बात करें तो ये एक न्यूज़पेपर को दिया गया जिसका नाम है ला प्रेसा। निकारागुआ जो कि एक मध्य अमेरिकी देश है, वहां का एक न्यूज़पेपर है ला प्रेसा। अवार्ड की बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को या जर्नलिस्ट बोल लें, किसी भी पत्रकार को या किसी भी न्यूज़पेपर को यह अवार्ड दिया जा सकता है जब उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए काम किया हो या फिर सही पत्रकारिता की हो विषम परिस्थितियों में भी। तो इसे किसी भी पत्रकार को, किसी भी न्यूज़पेपर को यह अवार्ड दिया जा सकता है। अब निकारागुआ का अगर आप इतिहास देखेंगे ना तो 2007 से वहां पर तानाशाही शासन चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं जहां पर जिस देश में तानाशाही शासन चल रहा है वहां पर क्या तो ह्यूमन राइट होगा, क्या तो न्यूज़पेपर को फ्रीडम होगी, है ना। तानाशाही शासन में आप समझ सकते हैं कि सब पर रिस्ट्रिक्शन लगे होंगे। ऐसे केस में भी साहस के साथ पत्रकारिता की है ला प्रेसा नाम के न्यूज़पेपर ने, जो कि निकारागुआ का न्यूज़पेपर है। तो इनको 2025 में दिया गया यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025। न्यूज़पेपर की शुरुआत निकारागुआ में 1926 में की गई थी और लास्ट ईयर 2024 में ये जो अवार्ड था ना, फिलिस्तीन के जो जर्नलिस्ट हैं उनको दिया गया था, क्योंकि गाजा में उन्होंने रिपोर्टिंग की थी अपने जान को दांव पे लगाकर। तो इस तरीके से हर साल ऐसे पत्रकारों को, न्यूज़पेपर को ये अवार्ड दिया जा सकता है। ला प्रेसा न्यूज़पेपर को दिया गया, निकारागुआ का एक न्यूज़पेपर है और किसके द्वारा दिया जाता होगा तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है ना। यूनेस्को का अवार्ड है ये। गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि आपको ये कभी पूछ लिया जाए, तो आप इसको भी याद रखिएगा। कोलंबियन न्यूज़पेपर के एक बहुत ही फेमस एडिटर थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये फैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। लेकिन अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम किया है। प्राइज मनी कितनी दी जाती है तो $25,000 यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड के तहत दिए जाते हैं। 2025 में किसको दिया गया? ला प्रेसा न्यूज़पेपर को 2025 में यह अवार्ड दिया गया। कहां का न्यूज़पेपर है? निकारागुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ, है ना। कैपिटल है मानागुआ, कैपिटल भी याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड घनत्व कहां पाया जाता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड घनत्व अगर किसी एक क्षेत्र की बात करें तो यह देखने को मिलेगा भारत के लद्दाख में। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड घनत्व है लद्दाख में। अगर हम लद्दाख में भी देखें कि पर्टिकुलर कहां पर सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं तो ये हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। घनत्व के हिसाब से हेमिस नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। अब देखिए लद्दाख या हेमिस नेशनल पार्क में ये जो घनत्व है ये 2.07 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिल जाएंगे, है ना। ऑन एवरेज इतने लेपर्ड हमको देखने को मिलेंगे 2.07 100 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में। वहीं पर हम तिब्बत में देखें तो ये 1.06 से लेकर 1.84 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ये देखने को मिलता है तिब्बत में घनत्व स्नो लेपर्ड का। सबसे ज्यादा हमारे लद्दाख में है, ये चीज हमको यहां पर क्लियर होना चाहिए। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में टोटल 709 स्नो लेपर्ड है टोटल, और उसमें से 477 अकेले लद्दाख में देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड इंडिया में अगर हम देखें तो वो भी लद्दाख ही यहां पर आंसर हो जाएगा।
जितने भी इंडिया में स्नो लेपर्ड हैं उनका 68% लद्दाख में देखने को मिलते हैं, और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा हमें लद्दाख में ही देखने को मिलेगी। ठीक है। स्नो लेपर्ड, अगर हम आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट देखते हैं, आपको पता है आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, आईयूसीएन के नाम से जाना जाता है। ये एक बुक निकालता है, रेड डेटा बुक, वर्ल्ड की जो जीवों की संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो विलुप्ति की कगार पर हैं, हो सकती है ऐसी जो प्रजातियां हैं, उनको इसमें जगह दी जाती है रेड डेटा बुक में। इसमें स्नो लेपर्ड की बात करें तो वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है स्नो लेपर्ड को। अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ स्नो लेपर्ड वर्ल्ड में मिल जाएंगे, तो ईस्टर्न अफगानिस्तान में मिल जाएंगे, हिमालय की जो रेंज है तिब्बत प्लेटू में ये देखने को मिल जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हिमालय फैला हुआ है। साइबेरिया क्षेत्र में, रशिया में देखने को मिल जाएंगे, मंगोलिया और चाइना के वेस्टर्न एरिया में, क्योंकि तिब्बत का एरिया है तो यहां पर हमको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे। अब हेमिस नेशनल पार्क की बात कर लें यहां पर, क्योंकि वहां पर भी स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा है। तो लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क वर्तमान में। इसका एरिया देखें तो 4400 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। स्थापना इसकी हुई थी 1981 में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, लेह इसकी कैपिटल है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैं यहां पर बीडी मिश्रा वर्तमान में। याद रहेगा। ऑफर ऑफ द डे आपको पहले बता देता हूं। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए करंट अफेयर 2025 का ईयरली पैकेज अवेलेबल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। काफी बार मैंने आपको बताया है, यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे तो, है ना। आपको 99 रुपीज में इसको अवेल करना पड़ेगा, और फिर आपके लिए 99 रुपीज का जो ऑफ है वो आपको अदर कोर्सेज पर यहां पर मिल जाएगा। ऑल इन वन पैकेज है जहां पर आपको 50+ ई बुक मिल जाएगी मंथली पर और ईयरली दोनों ही। 200 से ज्यादा आपको पीडीएफ मिल जाएगी अलग अलग टॉपिक की, और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज आप यहां पर लगा पाएंगे ईयरली करंट अफेयर के पैकेज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए आपको, कोई भी आपको अवेल करने में प्रॉब्लम आए तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी मदद हो जाएगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन की गई या लॉन्च की गई पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये जिसके द्वारा लिखी गई है वो एक गवर्नर है, और ये है बंडारू दत्तात्रेय। अगर हम बंडारू दत्तात्रेय की बात करें तो ये वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल के पद पर हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के नाम से, और इसका विमोचन किया गया भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा, है ना। तो हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के जीवन पर आधारित बुक है, इन्होंने ही लिखी है। इनके जीवन में कैसे संघर्ष रहे, अलग अलग पद पर रहते हुए इन्होंने कैसे काम किया, इन सब के बारे में बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी बुक में बताया है। ये तेलंगाना राज्य से आते हैं वैसे तो, अभी फिलहाल में हरियाणा के गवर्नर के पद पर हैं। इनके पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 2014 से 2017 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के रूप में ये काम करते थे, मतलब मिनिस्ट्री भी संभाली है इन्होंने। बंडारी दत्तात्रेय अभी रिसेंटली हरियाणा के गवर्नर के पद पर हैं। अदर बुक जो कि 2025 में लॉन्च की गई अधिकतर, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एंड अनलकीली फ्रेंडशिप, ये बुक बोल सकते हैं रॉ के पूर्व प्रमुख के द्वारा लिखी गई है, एएस दुल जिनका नाम था। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया संजीव चोपड़ा की बुक है। और मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुणमुगम और एरोल डी क्रूज के द्वारा लिखी गई। और एक महात्मा मैनिफेस्टो जो कि महात्मा गांधी पर है, यह राजेश तलवार के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इन पर भी एक बार नजर डाल लीजिए, 2025 की बुक है अधिकतर, तो हो सकता है पूछी जाए। यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त वैसाख दिवस कब मनाया जाएगा? तो वैसाख दिवस की बात करें, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यह मनाया जाएगा इंडिया में 12 मई को।
सर मनाया जाएगा 2025 में, मतलब हर साल नहीं मनाया जाता क्या? हर साल मनाया जाता है, लेकिन हर साल इसकी डेट बदल जाती है क्या, पहले ये समझो। यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त वैसाख दिवस की बात करते हैं तो ये जो बौद्ध धर्म है ना, उनका एक पवित्र उत्सव के रूप में देखा जाता है। पवित्र एक डे है जो मनाया जाता है, और हर साल ये आता है वैसाख महीने की पूर्णिमा को। अब वैसाख महीने की पूर्णिमा हर साल अलग अलग डेट पे आती है, या तो अप्रैल में भी आ जाती है और या फिर मई में भी आ जाती है ना। ये जो पूर्णिमा है, वैसाख डे, ये महात्मा गांधी महात्मा गांधी बोल रहा हूं, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो महानिर्वाण या गौतम बुद्ध की जो मृत्यु का दिन है, वो कहीं ना कहीं पूर्णिमा से रिलेटेड है। तो वैसाख महीने की पूर्णिमा पर मनाया जाता है वैसाख डे पूरे भारत में। वैसे बौद्ध अनुयायी जितने भी देशों में हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं, वो इसे मनाते हैं। अब देखिए, इस दिवस को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 15 दिसंबर 1999 में पहली बार मान्यता दी गई थी इंटरनेशनल डे के रूप में। बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी है वो मनाते हैं, है ना। सभाएं आयोजित की जाती है, ध्यान के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और अलग अलग जगह पर इसे मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था सन 2000 में। यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दी थी 1999 में, और पहली बार मनाया गया वर्ष 2000 में। यहां पर गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम कैजुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, है ना। 6वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, 563 ईस्वी पूर्व में। देखिए, इतिहासकारों में जन्मों को लेकर काफी जगह मतभेद भी देखने को मिलते हैं, पर जो एक ऑथेंटिक ईयर माना जाता है वो 563 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल से संबंधित थे। फादर इनके शुद्धोधन या राजा शुद्धोधन थे, मदर इनकी माया देवी थी। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, और इनके बेटे थे राहुल। 29 साल की उम्र में इन्होंने राजपाट या घर को त्याग दिया था, और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बोधि वृक्ष जो कि बिहार में है उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है ना, वो बनारस के पास यूपी में एक सारनाथ नाम का प्लेस है, वहां पर ब्राह्मणों को दिया था। परिनिर्वाण की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में। तो गौतम बुद्ध है, इन्हीं से संबंधित है वैसाख डे मनाया जाता है। इस साल कब मनाया जा रहा है? 12 मई को, मतलब आज 12 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये एक और डे आज के दिन है, इसे भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। 36 फॉर 36 इनिशिएटिव किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है? अच्छा, इंटरेस्टिंग नाम है इसका, 36 फॉर 36। एक इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत की जाएगी ओडिशा सरकार के द्वारा। देखिए, ओडिशा सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में उभर पाए, मतलब विकसित हो जाए स्टेट के रूप में। 2036 तक का उद्देश्य या एम डिसाइड किया है ओडिशा सरकार ने, और $500 बिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य है ओडिशा राज्य का। इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है कि भाई 36 प्रोजेक्ट राज्य में शुरू किए जाएंगे जो कि अलग अलग सेक्टर को बढ़ावा देने से संबंधित है, ताकि राज्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और 2036 में ओडिशा को डेवलप करने का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। तो 2036 तक लक्ष्य को पूरा करना है, और 36 प्रोजेक्ट को ये शुरू करने वाले हैं अलग अलग सेक्टर के। इसीलिए इस इनिशिएटिव का इन्होंने नाम रखा है 36 फॉर 36 इनिशिएटिव। किसका है? ओडिशा सरकार का। तो इजी हो जाता है, ओडिशा राज्य में से जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अभी केवल इसकी जो रूपरेखा है उसको तैयार किया गया है, इन फ्यूचर हो सकता है जून तक इसे अप्लाई किया जाए राज्य में, और 36 नए प्रोजेक्ट इसके तहत राज्य में शुरू किए जाएंगे।
ओडिशा की कैजुअली बात करते हैं, भुवनेश्वर कैपिटल है। कंभमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं और मोहन चरण मांझी ओडिशा के सीएम के पद पर हैं। यहाँ पर विधानसभा में 147 सीट्स देखने को मिलती है, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें देखने को मिलती है ओडिशा में। दुनिया का सबसे ऊंचा डैम शुआंग जियांगको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में बनाया जा रहा है? अच्छा, नाम से समझ में आ जाएगा क्या कि इसे कहां बनाया जा रहा होगा। शुआंग जियांगको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसे बनाया जा रहा है चाइना में। दुनिया का सबसे ऊंचा डैम होगा ये, अभी इस पे काम चल रहा है, ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। शुआंग जियांगको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीन में बनाया जा रहा है। इसका जो काम है कंप्लीट होने वाला है बहुत ही जल्द, और इसके बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा डैम होगा, जिसकी अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं तो 315 मीटर तक होगी। वैसे अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा डैम भी चाइना में ही है ना, जिसे जिनपिंग डैम के नाम से जाना जाता है, ये डैम जिनपिंग के नाम से। तो यही सबसे ऊंचा है अभी तक, चीन में ही है, और अब इससे ऊंचा भी चीन में बनेगा, 315 मीटर ऊंचाई होगी शुआंग जियांगको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या डैम। स्टार्ट हुआ था 2013 में। इसकी जो कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, अगर हम वो देखें तो 2000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है पर ईयर। 110 मिलियन क्यूबिक मीटर्स इसकी कैपेसिटी अगर हम पानी की देखें तो ये देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी पूछी जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकता है एक साल में। चाइना कैपिटल है बीजिंग, रेनमिनबी या युआन यहाँ की कैपिटल है। शी जिनपिंग यहाँ पर प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कुछ समय हमने पहले पढ़ा था, रोड ब्रिज है, ये भी चाइना में है, हुईजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ये भी चाइना में ही देखने को मिलता है। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा अमेरिका के शिकागो में, है ना। इंडिया की ओर से इस चैंपियनशिप में अनाहत सिंह पार्टिसिपेट करेगी। बहुत ही फेमस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है, याद रखना। इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं और पूछे जा सकते हैं क्योंकि काफी सारी उपलब्धि है अनाहत सिंह की। पहले हम वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 को देखते हैं। आयोजन किया जाएगा यूएसए के शिकागो में। वैसे किया जा रहा है ये 9 से लेकर 18 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत की फेमस स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि दिल्ली से आती है। अच्छा, अनाहत सिंह की उपलब्धियां देखें, अचीवमेंट देखें तो सबसे कम उम्र की इंडियन नेशनल चैंपियन है। 2023 में जब इन्होंने इंडियन नेशनल चैंपियनशिप जीती थी तब इनकी एज केवल 15 साल थी, स्क्वैश खिलाड़ी। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में देश को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट आज तक, तब इनकी एज थी 14 साल, अभी ये ऑलमोस्ट 17 साल इनकी एज हो गई होगी, है ना। एशियन गेम्स एंड एशियन चैंपियनशिप में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, और विमेंस स्क्वैश वर्ल्ड रैंकिंग में 61th रैंक पर है अनाहत सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी दिल्ली से। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप स्क्वैश गेम्स का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप है। आयोजन कौन करवाता है? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन हर साल इसका आयोजन करवाता है। हर साल आयोजित की जाती है मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी में। सबसे पहली बार दोनों कैटेगरी की शुरुआत की गई थी 1976 में। अब क्योंकि आयोजन प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कराता है तो इसकी बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में स्क्वैश गेम्स के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है, रूल्स बनाती है, रेगुलेट करती है, गवर्न करती है। 1975 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सौरभ घोषाल इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं, वर्तमान में इंडियन हैं, और यूके में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? अच्छा, क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम का मतलब है कि भाई अब जो पेमेंट किया जाएगा, लेन देन, जैसे टूरिस्ट आते हैं कुछ खरीदते बेचते हैं, तो जो लेन देन है ना वो क्रिप्टो में भी किया जा सकता है, और ऐसा करने वाला पहला देश होगा
क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, है ना, पहली बार लॉन्च किया है भूटान ने, भारत का पड़ोसी देश। देखिए भूटान एक एप्लीकेशन है, बिनांस बाइनेंस पे के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे हम काफी सारे जीरोधा वगैरह यूज करते हैं ना, वैसे क्रिप्टो के लिए ये पे यूज किया जाता है। अब ये और डीके बैंक जो कि भूटान का ही एक बैंक है, इनके मध्य में ये समझौता हुआ है कि भाई हम पेमेंट सिस्टम में भूटान में टूरिस्ट डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर पाएंगे। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो डिजिटल करेंसी से भी अब भूटान में पेमेंट कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है वर्ल्ड में, यह है भूटान। वैसे डिजिटल करेंसी होती है क्रिप्टो, आपको पता है ना, डिजिटल करेंसी मतलब पेपर करेंसी की तरह कुछ भी खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में होती है, कोई हार्ड नहीं होती किसी के पास। तो ये डिजिटल करेंसी है, बहुत नाम सुने होंगे आपने, बिटकॉइन, इथेरियम या फिर डॉग कॉइन आपने सुना होगा। तो ये सब डिजिटल करेंसी है। इसमें टूरिस्ट लेन देन कर पाए भूटान में आके, इसके लिए फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है भूटान ने। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। निगुल्ट्रम यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। इंडियन रुपीस का भी ये यूज करते हैं, पर ऑफिशियल इनकी करेंसी निगुल्ट्रम है। और प्राइम मिनिस्टर के पद पर शेरिंग तोग्बे वर्तमान में देखने को मिलते हैं। ओके, 8th संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 में कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 8वां यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। आज से शुरू होगा 12 तारीख से और 18 मई तक ये मनाया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, उद्देश्य आपको नाम से समझ में आ जाएगा, रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को अवेयर करना इस वीक को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। 2 साल में एक बार यह मनाया जाता है। 7th एडिशन इसके पहले 2023 में आयोजित किया गया था और अब 2025 में 12 से लेकर 18 तारीख तक यह 8th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। 8वां एडिशन है ना। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की थी 2005 में। 26 अक्टूबर 2005 में पहली बार मनाया गया। अभी 2025 में ये 8th एडिशन है, 12 से लेकर 18 तक। यहां पर एक और चीज है, पता है, इस सप्ताह की स्थापना यूनाइटेड नेशन ने 2005 में की थी, है ना, लेकिन इस सप्ताह को पहली बार मनाया गया था 2007 में। यहां पर थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, 2005 में शुरुआत और 2007 में पहली बार मनाया गया। और इस बार 8th एडिशन 12 से लेकर 18 मई तक। लास्ट क्वेश्चन, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? आई थिंक इसको हमने लास्ट मंथ कभी डिस्कस किया हो, इंपॉर्टेंट है और आज से ये शुरू होगा। 72 मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता, इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। वैसे 71th मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन भी इंडिया में ही हुआ था, तब ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। और अब 72 का एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। ये शुरू हो चुका है वैसे 10 तारीख से ना, 31 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। ये सैटरडे को शुरू हो गया था। इस आयोजन में भारत में सोनू सूद, उनको एक अवार्ड भी दिया जाने वाला है। उनकी जो परोपकारी इमेज है, कारनामे हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सोनू सूद को। मिस वर्ल्ड कंपटीशन है ना, सौंदर्य प्रतियोगिता है, वर्ल्ड की बहुत फेमस सौंदर्य प्रतियोगिता है। 4 इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल, मिस वर्ल्ड और मिस अर्थ। स्थापना हुई थी मिस वर्ल्ड की 1951 में, पहली बार आयोजित किया गया था। 71th मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो कि मुंबई में आयोजित किया गया, ये 2024 में आयोजित हुआ था और इसकी विनर रही थी क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से आती है। अब आपको पता है जो नई विनर बनेगी उनको ताज होगा वो कौन पहनाएगा? क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा, है ना। जो पिछला विनर होता है वो अगले विनर को ताज पहनाता है। इस प्रतियोगिता में 112 देशों ने लास्ट ईयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और भारत को शिनी शेट्टी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन ये 8वें स्थान पर रही थी। इंडिया से अगर हम मिस वर्ल्ड विनर देखने जाते तो सबसे पहली बार इंडिया से मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया 1966 में। फिर ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997,
युक्तामुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड रही है इंडिया से। तो इनको भी याद रखना, ईयर के साथ याद रखना, पूछी जा सकती है। यहां पर हमने 12 मई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पर। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है? INS अर्नाला। हाल ही में नए पोप के रूप में किसे चुना गया? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को। वर्ष 2025 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाएगा या मनाया गया? तो यह 10 मई को मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो यह है भुवन रिभु सांगरी, जिसे मई 2025 में जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्थान से। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो किसानों को आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता करने के लिए या जागरूक करने के लिए शुरू किया जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रही एन्नु कुरुबा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? यह देखने को मिलेगी भारत के कर्नाटका राज्य में। और आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में किसका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया प्रवीण सूद का, है ना। आईपीएस अधिकारी हैं, कर्नाटक राज्य में डीजीपी के पद पर रहे हैं और 2023 में ये सीबीआई के डायरेक्टर बने थे। अब 1 साल के इनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन कल के हो गए हमारे रिवाइज। अब हम चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा टोंगा आइलैंड से कहां स्थित है? तो साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो ये CS शेट्टी नियुक्त किए गए थे। और वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत का फर्स्ट फुल डिजिटल लिटरेसी राज्य कौन सा बना है? किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखी गई है? और ऑस्कर अवार्ड 2028 में कौन सी नई अवार्ड कैटेगरी को जोड़ा जाएगा 2028 में? तो ये तीनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर प्ले स्टोर से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।